अब हम देखते हैं पार्ट 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, इसमें इस चैप्टर में। तो जरा देखते हैं वो होता क्या है। इसका डेफिनेशन ये है, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो ये आपको समझा नहीं होगा बिल्कुल, तो मैं समझाता हूँ। एक देखो कि अगर सपोज कि ये ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने कोई भी लिक्विड ले लिया, सपोज आपने पानी ले लिया, तो पानी का कुछ ऐसा ऐसा रहता है ना, ऐसा रहेगा उसका जो सरफेस लेवल कुछ ऐसे रहेगा, कर्व सेव करे, कर्व्ड सरफेस रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये आपका सॉलिड का सरफेस है, मतलब ये ग्लास का सरफेस है, ग्लास का रहेगा ना, ये आपका सॉलिड मतलब ग्लास का वो रहेगा मटेरियल, और ये आपका लिक्विड रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो लिक्विड है, सपोज ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, मतलब जो भी टच है, सपोज ये लिक्विड टच है ना इस सॉलिड पे, तो ये पॉइंट लेता हूँ, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो लिक्विड के अंदर। तो इस पे हम टेंजेंट कुछ इस पॉइंट, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। अब और जो अपना सॉलिड है, सॉलिड का ये वाला है ना पार्ट, तो सॉलिड का पार्ट ये वाला, ये सॉलिड का पार्ट, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है ना, लेट्स से थीटा, यही आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड सरफेस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल बिटवीन बोला, तो अभी वो एंगल बिटवीन आएगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इस पॉइंट, मतलब जो भी सॉलिड, जो भी लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में था ना, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, एंड सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस था, है ना, ये वाला, ये सॉलिड सरफेस हो गया। इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर हमको लेना है, लिक्विड के बाहर वाला कुछ एंगल नहीं लेना है, ठीक है। इस टर्म एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिनोटेड बाय थीटा। समझा ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेना। और एक और पॉइंट, ये आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है जिसको हम थीटा बोलेंगे, यही हमें डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा कि आपका जो लिक्विड है, वेदर, थीटा डिटरमाइंस वेदर लिक्विड विल स्प्रेड, लिक्विड विल स्प्रेड ऑन सॉलिड सरफेस और नॉट, ठीक है, और नॉट, ठीक। ये समझे, ये भी मैं बताता हूँ क्या होगा। ये थीटा क्या डिटरमाइन करेगा कि लिक्विड जो, अगर सपोज सॉलिड कोई सरफेस है, उस पर लिक्विड अगर गिरा, तो लिक्विड सपोज ऐसे गिरता है, तो वो स्प्रेड होगा या फिर ऐसे ऐसे शेप का रह जाएगा, ठीक है। तो थीटा डिटरमाइन करेगा, कैसे डिटरमाइन करेगा अभी मैं बताता हूँ। देखो, तो दो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे अपना वाटर है, जो पानी है, पानी का जो ड्रॉपलेट है, पानी का जो ड्रॉप रहता है, वो अगर लीफ, ठीक है ना, लोटस का लीफ या पत्ता ले लो, लोटस के लीफ पे या पान के पत्ते भी ऐसे कुछ 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 पत्ते, पान के पत्ते नहीं, कुछ कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, उस पर जब गिरता है, ये सपोज ये लीफ है, वो पत्ता है, वो उसके बाद पानी का ड्रॉप गिरता है, तो वो पानी का ड्रॉप कुछ ऐसे रहता है, ऐसे ड्रॉप बन के रह जाता है ना। ये लीफ है बेसिकली, ये मैंने लीफ के ऊपर लिया पानी का ड्रॉप। और प्लास्टिक प्लेट ले लो, प्लास्टिक का कोई प्लेट ले लो, उस पर पानी जो है वो ऐसे रहता है, ठीक है, पानी का शेप कुछ ऐसे रहता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना, इसका ड्रॉप थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, ये ड्रॉप हो गया, और ये भी, इसको मैं, लिक्विड का जो पानी जो रहेगा वो कुछ ऐसे शेप करेगा, ठीक है। अब देखो, हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है क्या होता है। देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली ये आपका, ये टच है, ये सॉलिड पे ये वाला सरफेस लिक्विड का टच है, तो इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये साइड में, ठीक है। और लिक्विड सॉलिड का जो सरफेस है वो ये वाला रहेगा, ठीक। और इनसाइड द लिक्विड हमको लेना रहता है, मतलब अभी हम लोग ये वाला भी ये एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनसाइड द लिक्विड ये एंगल नहीं आता है, ये एंगल जो है ना, ये पूरा ये इनसाइड द लिक्विड है, ठीक है। तो ये जो आपका रहेगा वो थीटा रहेगा, ठीक। ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपका थीटा, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। सो इसको हम बोलेंगे, ये आपका एंगल रहेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो, ये बेसिकली हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, टेंशन, मतलब बेसिकली टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है। देखो, सरफेस टेंशन आपका टेक्स्ट बुक में एस से डिनोट किया है, मैंने टी से डिनोट किया है, बात एक ही है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, बेसिकली फोर्स होता है, टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहेगा, टेंशन या फोर्स, जैसे ये मैंने बोला था ना टेंजेंट, तो यही वही है, ये भी चीज़ वही है, तो इसको टेंशन भी ले सकते हो, ठीक है, या इसको फोर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया था टेंजेंटली, तो ये
ऐसे ये आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया लिक्विड का सरफेस पे और सॉलिड का सरफेस, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये वो रहेगा आपका टेंशन। अब ये टेंशन बिटवीन क्या है, ये टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर है। ओ सॉरी, लिक्विड एंड एयर मैंने गलती से लिख भी दिया। हाँ हाँ, ये टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर रहेगा, ठीक है ना। लिक्विड एल ए मतलब लिक्विड एंड एयर। कैसे, ये जो इस पॉइंट पर आपने ड्रॉ किया, ये जो है ये थोड़ी ना इस हवे में कौन सा सॉलिड है, सॉलिड का सरफेस तो ये है ना, तो हवे में आपका एयर है ना, और ये आपका लिक्विड, लिक्विड और एयर के बीच में आपने टेंशन ड्रॉ किया, फोर्स ड्रॉ किया, और ये वाला जो आपने टेंशन ड्रॉ करेंगे ना, ये रहेगा टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, एल एस। या ऐसे लिख दो या एल एस लिखो, बात एक ही है। ये लिक्विड रहेगा और इसका सॉलिड, ये जो रहेगा टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, और ये वाला जो टेंशन रहेगा ये रहेगा टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका सॉलिड एंड एयर, क्योंकि हमको तीन टेंशन लेना है बेसिकली, तीन मीडियम का अलग अलग। ओके, अब देखो ये आपका कैसा, जो आपका टेंशन बिटवीन लिक्विड सॉलिड है, टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर है, पानी के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका लीफ मैंने लिया, यहाँ पे क्या बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा कि इस, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो इस पॉइंट पे आप टेंशन ड्रॉ करो, ऐसे आएगा। ये टेंशन क्या रहेगा, टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, ठीक है। और ये वाला जो इधर का टेंशन हम लोग लेते हैं, टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। और ये वाला हम लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, सॉरी सॉलिड एंड एयर, ठीक है। सॉलिड एंड एयर, तीन मीडियम है ना यहाँ पर, तीन मीडियम है, तो तीन मीडियम के हिसाब से आपको टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया दो मीडियम में आपका, इसके सॉलिड और इसके बीच में, तो वैसे ही, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी देखना है। अभी ये देखो, ये जो लिक्विड के अंदर, ये आपका लिक्विड था ना, ये आपका वाटर था, तो लिक्विड के अंदर जो रहेगा ये आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि लिक्विड के अंदर हमको देखना रहता है, यहाँ पे भी हम लोगों ने लिक्विड के अंदर ही देखा, लिक्विड के बाद अब ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड है ही नहीं ना, लिक्विड यहाँ पर है, तो जो भी दो टेंशन है, दो टेंशन के बीच में अगर लिक्विड है तो हमको यहाँ पे देखना है, वो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये आपका एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। अब इन दोनों में क्या होता है जरा देखते हैं, चलो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके दोनों अलग अलग डायग्राम है, याद रखना, ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, ये एक अलग है, ये एक अलग डायग्राम है, ठीक। तो मैं अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ, ये डायग्राम को ध्यान से जरा देखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये जो था ना, ये क्या था, टेंशन बिटवीन, ये आपका लिक्विड एंड एयर है, ठीक है ना, ये टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर है, याद रखना। ये आपका रहेगा, ये सॉलिड का प्लास्टिक का आपका सरफेस है, तो ये रहेगा लिक्विड का मॉलिक्यूल, तो इस पॉइंट पे अगर टेंशन ड्रॉ करते हो, या फिर ये जो लिक्विड यहाँ पे रहता है इस पॉइंट पे सरफेस, क्योंकि यहाँ पे तो लिक्विड है ना, तो सरफेस तो है ही लिक्विड का, तो उस पर आप टेंशन ड्रॉ करोगे तो टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसको जो रिजॉल्व करेंगे, ये जो टी एल है, टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर है, इसको आप रिजॉल्व करते हैं ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हम लोग इसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं, कुछ एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टी एल ए कॉस थीटा, ठीक, ये हो जाएगा टी एल ए साइन थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इस डायग्राम से आप क्या लिख सकते हो, इस डायग्राम से हमने लोग टी एस ए, टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब ये साइड वाला, इज इक्वल्स टू टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड प्लस टी एल ए कॉस थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, मतलब ये इसको, ये दोनों बैलेंस करके रखें, ठीक है, ये वाले टेंशन को टी एस ए। सो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एस ए माइनस टी एल ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी एल ए, सॉरी टी एल एस माइनस होगा ना, एस ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, टी एल ए कॉस थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, ये टी एल ए आपका यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो टी एस ए, यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी एल ए, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो टी एस ए, टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर माइनस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड डिवाइडेड बाय टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर कंडीशन देखें, कंडीशन इसी फॉर्मूला में कंडीशन अगर हम लोग देखें, कौन कौन सा दो कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन,
पहला कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा, मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ। तो जो हम लोग पहला कंडीशन देखेंगे, अगर अगर ये आपका टी, आपका ये हो गया, अगर आपका टी एल एस क्या है, टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, इज लेस देन टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ये समझे। और दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, टी एस ए माइनस टी एल एस इज लेस देन टी एल ए, मतलब इन दोनों का माइनस इससे कम है, ठीक है ना। इन दोनों का माइनस, पहले तो ये छोटा है, टी एल एस छोटा है, पहला कंडीशन में देखा टी एल एस छोटा है, तो ऊपर मतलब पॉजिटिव, ये टर्म छोटा है, ये वाला टर्म छोटा है, तो ऊपर माइनस करोगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है। और अब दोनों माइनस करने के बाद इससे वो छोटे रहेंगे, जैसे अगर ये 5 है तो इन दोनों माइनस करने के बाद कुछ 3 या 4 आएगा, समथिंग कुछ भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन है, तब क्या होता है, तब आपका जो कॉस थीटा है, पूरा पूरा कॉस थीटा रहेगा, वो क्या रहेगा, कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव, ठीक है। कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव। फिर थीटा क्या होगा, थीटा विल बी एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, याद का आपको मालूम ही पड़ेगा ना, कॉस थीटा की जो पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज पॉजिटिव, सो थीटा विल बी एक्यूट, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट एंगल, ये समझ गया ना, ये पहला कंडीशन है। तो आपको पता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव कब आता है, कॉस थीटा पॉजिटिव कब आता है, कॉस थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में पॉजिटिव ही रहता है ना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है, तो 0 से 90 डिग्री तक रहा, इसका मतलब वो एक्यूट एंगल हो गया ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब रहेगा, जब थीटा एक्यूट रहेगा, तब, सीधी सी बात है। कॉस थीटा जब पॉजिटिव आएगा तो आप बोल सकते हो कि थीटा एक्यूट है, क्योंकि कॉस कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी डालो, कॉस 90 डालो 0 आता है, कॉस 0 डालो 1 आता है, तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल डालो, आपका कॉस थीटा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तब थीटा एक्यूट रहेगा। अब सेकंड कंडीशन, कि अगर टी एल एस इज ग्रेटर देन टी एस ए, मतलब ये टर्म बड़ा है इससे, तो मतलब इसका पूरा वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, मतलब माइनस कर, अगर ये माइनस से करोगे तो ऊपर का वैल्यू माइनस में आएगा, और ये जो भी ऊपर का वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है, जो भी आप क्या करोगे इसमें, टी एस ए माइनस टी एल एस, जो भी वैल्यू माइनस में आएगा वो लेस देन टी एल ए होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले का जो वैल्यू है ना, लेस देन टी एल ए होना चाहिए, ठीक है। सो कॉस थीटा, देखो ऊपर की वैल्यू माइनस आ गई, ऊपर ही माइनस, मतलब कॉस थीटा क्या आएगा, ये पूरा कॉस थीटा नेगेटिव में आ गया ना, कॉस थीटा इज नेगेटिव, जब कॉस थीटा नेगेटिव हो गया तो थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये कैसे रहेगा, सिंपल है, अगर आप 90 के ऊपर जाओगे, कॉस 90 के ऊपर जाओगे 180 तक, कॉस 90 के ऊपर जाओगे वैल्यू, कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है आपका -1, याद रखना, और कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो के, अगर आप ये अगर डायग्राम देखते हैं ऐसा नंबर लाइन, तो ये बीच में जीरो होता है, ये 1 होता है, ये -1 होता है, तो कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब आगे और एंगल बढ़ाओगे, यहाँ पे कॉस 180 डिग्री -1 होता है, और बीच में रहेगा तो माइनस ही रहेगा ना, -0.5 -0 पॉइंट समथिंग रहेगा, ठीक है। तो कॉस की जो वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में नेगेटिव रहती है, तो सीधी सी बात है, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री रहा तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये दोनों भी नोट कर लेना, ठीक है। ये दो कंडीशन तो बता दिया, एक और कंडीशन में बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अगर हम लोग थर्ड कंडीशन देखें, तो सपोज ये जो आपका टी एस से माइनस टी एल ए है, टी एल एस है, इन दोनों का माइनस इक्वल टू टी एल आ जाता है, टी एल ए आ जाता है, मतलब इन दोनों का माइनस करोगे तो इसके बराबर आ जाता है, तो ये डिवाइड बाई ये 1 हो जाएगा, है ना, ये ऊपर वाला डिवाइड बाई डिनोमीटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमीटर 1 हो जाता है। तब कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस थीटा विल बी 1। तो जब अब कॉस थीटा 1 किस में आता है, थीटा जब 0 रहेगा तब आता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 रखो तो 1 आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन हो गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने 3 चीज़ें देखी, एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और 0 डिग्री कब कब आता है, वो ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो आपने सपोज आपका जो सॉलिड सरफेस है ना, मैं तीनों का अलग अलग कंडीशन लेता हूँ, ये चलो ये पहला इससे रेड मार्कर से लिखता हूँ। पहला कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर सपोज ये ग्लास ही है, ये मैंने ग्लास ही लिया, ये आपको पूरा सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये साइड वाला पूरा सॉलिड सरफेस है, ठीक है। अगर उसके अंदर आप लेट्स से यहाँ पे भी ले लेते, ये चलो ये पूरा ग्लास है, ठीक है, ये ऐसा ग्लास है, मतलब पूरा सॉलिड सरफेस है, ठीक। तो अगर उसके अंदर आपने उसके अंदर आपने केरोसिन डाल दिया, ठीक है ना, तो केरोसिन जब डालते हो तो कुछ वो उसका जो मिनिस्कस हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर का लेयर रहता है ना, वो मिनिस्कस होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये वाला याद है, ग्लास के अंदर पानी, ये जो
आपका ऐसा कुछ फॉर्म होता है ना, सरफेस फिल्म, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिनिस्कस जैसा भी फॉर्म होता है, वो अब ट्यूब में बेसिकली होता है ज़्यादातर। तो ये तो मैंने ग्लास लिया है फिलहाल, ठीक है, ये ग्लास लिया है। तो ग्लास के अंदर आपने अगर केरोसिन ले लिया, तो केरोसिन कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा शेप का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट लूँ मैं, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, और आपका ये लिक्विड पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ है ना, और ये आपका सॉलिड का सरफेस हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो थीटा एक्यूट एंगल कब रहेगा, जब कॉस थीटा पॉजिटिव। हाँ, ये समझ गया ना। तो अगर आप सॉलिड के अंदर केरोसिन डालोगे, मतलब सॉलिड से केरोसिन चिपकाओगे, मतलब केरोसिन भी सीधी सी बात है, लिक्विड ही है ना यार। तो अगर सॉलिड है उसके साथ केरोसिन, उसके अंदर केरोसिन है, तो आपका ऐसा कुछ शेप आएगा, मतलब एक्यूट एंगल आएगा। और दूसरा अगर हम लोगों ने एग्जांपल देखा, तो सपोज ये वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये आपका ग्लास है, उसके अंदर अगर आपने मर्क्यूरी आप जो थर्मोमीटर रहता है ना, उसके अंदर रहता है मर्क्यूरी, तो उसका कुछ ऐसा शेप आता है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और सॉलिड का सरफेस नीचे की तरफ हमको लेना है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। इसके अंदर सॉलिड के अंदर आपने क्या डाला, मर्क्यूरी, ठीक है। तो कुछ ऑप्ट्यूज एंगल आता है, ठीक है ना, ये आपका ऑप्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। थर्ड केस जो है आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब आता है, जब आप कोई सॉलिड सरफेस, ठीक है, सॉलिड सरफेस लेते हैं, सॉलिड सरफेस पर जैसे ग्लास ले लो, प्लास्टिक ग्लास ले लो, ठीक है ना, ग्लास ले लो या कोई भी सॉलिड लेते हैं ऐसा सॉलिड सरफेस, उसके अंदर आप पानी डाल दो, वाटर, ठीक है, उसके अंदर प्योर वाटर, बेसिकली सिर्फ वाटर नहीं, प्योर वाटर आप डालोगे तो कुछ सीधा आएगा, ऐसे ऐसे रहेगा वो, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं रहता है। एक मिनट रुको, ऐसा उसका कुछ शेप नहीं रहेगा, एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। उसका कुछ ऐसा शेप रहता है, एक ये क्या आ गया, उसका ऐसा शेप रहता है, देखो ऐसा रहता है, और नीचे की तरफ रहता है थोड़ा, फिर ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है वो यहाँ, ठीक है। तो वाटर का, प्योर वाटर का, तो अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। और सॉलिड का सरफेस भी नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, तीसरा कंडीशन ऐसे कुछ ऐसे केस में आता है, ठीक है। मतलब केरोसिन अगर किसी सॉलिड पे, मोस्टली सॉलिड पे आप रखोगे तो सीधी सी बात है, ज़्यादातर सॉलिड, हाँ ज़्यादातर अलग अलग सॉलिड पे अलग अलग बिहेवियर है तीनों का, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक ऐसा सॉलिड लिया हूँ जो कॉमन सॉलिड है, तो लेट्स से ग्लास वगैरह ऐसा कुछ ले सकते हो जो कॉमन सॉलिड है, उसके अंदर केरोसिन डालोगे तो एक्यूट एंगल बनाता है, मर्क्यूरी डालोगे तो ऑप्टिक एंगल बनाता है, और प्योर वाटर आपने डाल दिया तो थीटा 0 डिग्री, मतलब कोई एंगल ही नहीं बनाता है। तो ये थर्ड कंडीशन, ये मैं तीनों कंडीशन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये हमें बताएगा कि जो आपका कैसा सरफेस बनेगा, या फिर अगर जो लिक्विड है वो सॉलिड पे पूरा चिपकेगा या फिर नहीं चिपकेगा, ठीक है ना, स्प्रेड होगा कि नहीं होगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट बताएगा। तो ये भी जरा पॉइंट लिख लेते हैं, इसको मैं नीचे वाले को रफ करता हूँ। तो याद है दो दो डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये डायग्राम में कैसा एंगल बनता है दोनों के बीच में, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड का सरफेस, और ये हो गया लिक्विड का, लिक्विड पे टेंजेंट, तो दोनों के बीच में ऑप्टूज एंगल बनता है ना। और इसमें ये अगर लिक्विड पे सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, सॉलिड के सरफेस के अंदर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, एक्यूट एंगल। यहाँ पे ऑप्टूज बनता है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है, ठीक है। तो ये दोनों हमें बताना क्या चाहते हैं, तो ये हमें बताना चाहता है, ये हमें ये बताना चाहता है कि, तो देखो ये दोनों हमें ये बताना चाहते हैं कि पहला, जब थीटा ऑप्टूज एंगल है, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टू देमसेल्फ, मतलब ये जो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये जो ड्रॉपलेट है लिक्विड का, वो अब अंदर ही बहुत मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। जब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा है, ऑप्टूज एंगल बन रहा है, तो ठीक है ना, सॉलिड के बीच का और लिक्विड के टेंजेंट के बीच का, ये समझा। एंड डज नॉट स्प्रेड ओवर दी सॉलिड सरफेस, मतलब देखो ना इस पर स्प्रेड किधर हुआ है, वो एक ड्रॉपलेट बन के ही रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई कई पत्ते होते हैं, ठीक है, आपको मैं इमेज आपको दिख रहा है ना, कई कई पत्ते होते हैं उसमें रहता है, ठीक है। पत्तों पे जो लिक्विड पानी का जो मॉलिक्यूल रहता है, ड्रॉप रहता है, वो ड्रॉप जैसे ही रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता है। और इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसमें क्या बोला कि व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टू सॉलिड, मतलब ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है सॉलिड के अंदर ही अट्रैक्ट हो गया, सॉलिड के सरफेस पे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिक्विड, एंड स्प्रेड ओवर सॉलिड सरफेस। तो ये सॉलिड सरफेस पे वो स्प्रेड हो जाता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट रहेगा, तब किसके बीच का,
आपका लिक्विड का जो टेंजेंट बनाओगे लिक्विड के आपके सरफेस पे, ठीक है ना, लिक्विड के कोई भी एकदम जो मतलब टच है, जो सॉलिड पे टच रहता है ना, उस पर हमको सरफेस बना आपका टेंजेंट बनाना है। और ये सॉलिड के आप सॉलिड लिक्विड अपना सॉलिड जो है ना, सॉलिड के अंदर का हमको टेंजेंट मतलब सॉलिड पे जो रहता है ना टेंजेंट, वो लेना है अपने को। सॉलिड पर जो टेंजेंट रहेगा और जो आपका लिक्विड का सरफेस है उस पर जो टेंजेंट रहेगा वो हमको लेना है, उनके बीच का एंगल लेना है, ठीक है। अभी वो ग्लास वाला भी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया ना, वैसे ही सेम, ठीक है। तो ये हमें ये बताता है ऑप्टिक एंगल लिक्विड एंगल हमें ये बताएगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो हमें बताएगा कि लिक्विड आपका सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे कोई भी दो लिक्विड हो सकते हैं, कोई भी एक लिक्विड एक सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो दोनों आपस मतलब स्प्रेड होंगे, आपस में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसके ऊपर ना अब हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल जो है ना लास्ट में ही देखते हैं, ठीक है। जितने भी आपके इसके न्यूमेरिकल रहेंगे, आपका जो एंट्रेंस में आया हुआ है, वो हम लास्ट में देखेंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ड्रॉप्स एंड बबल्स। कंसेप्ट है वो आपका ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो इसमें बेसिकली ड्रॉप्स एंड बबल्स का इसका देखो, सरफेस टेंशन का एक कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट होता है कुछ, वो दो इफेक्ट क्या है, जो फ्री लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स हैं जो फ्रीली रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर रेन ड्रॉप ले लो, वो भी आपका फ्री लिक्विड है, फ्री लिक्विड ड्रॉप है। आर स्पेरिकल इन शेप, मतलब वो स्पीयर शेप का रहता है, स्पेरिकल शेप का रहता है। कब, जब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं तब। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये हो गया सरफेस टेंशन का। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि प्रेशर इनसाइड द स्पेरिकल ड्रॉप इज मोर देन प्रेशर आउटसाइड, समझे। मतलब जैसे आपका रेन ड्रॉप है, तो ड्रॉप के अंदर जो रहेगा ना प्रेशर ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बाहर, ड्रॉप के बाहर का जो प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि जो प्रेशर जो, अब देखो प्रेशर अंदर का ज़्यादा है बाहर का कम है, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा ना यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सेस प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। तो हमको वो प्रेशर डिफरेंस निकालना है ड्रॉप्स एंड बबल्स में। ड्रॉप्स तो आपको पता है जो रेन ड्रॉप्स होता है, बबल्स आपका क्या होता है कि वो जो सोप सोल्यूशन, सोप का बबल रहता है ना, आपने बचपन में गेम भी खेला होगा, ठीक है ना, लाइक वो इमेज पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वैसे। तो ये सोप का बबल होता है। तो ये हम लोग इसी का एग्जांपल लेके हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस कितना आता है, ठीक है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि सपोज एक मैंने रेन ड्रॉप ले लिया या फिर सोप का बबल ले लिया, रेन ड्रॉप या सोप का बबल, पहले मैं रेन ड्रॉप लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं रेन ड्रॉप लूँ, ठीक, लेट्स से एक रेन ड्रॉप ले लिया। वैसे स्पेरिकल शेप का होता है, सर्कल और स्पेरिकल थोड़ा अलग अलग होता है, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन आप समझ लेना कि ये स्पेरिकल शेप का है, ठीक है। तो इसका कुछ रेडियस आर रहेगा। अब अंदर हमको पता है कि ये सरफेस टेंशन का एक कॉन्सिक्वेंस है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अंदर का प्रेशर को लेट से मैं लेता हूँ पी आई प्रेशर अंदर का, और जो ड्रॉप के बाहर का जो प्रेशर रहेगा लेट से पी ओ लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं इसका अभी अभी एरिया कुछ ना कुछ एरिया है पाई आर स्क्वायर, सपोज एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सरफेस है, ये आपका ड्रॉप का सरफेस है, इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, इसको मैं इंक्रीज कर दूँ लेट्स से, और मैं थोड़ा इसको रेड मार्कर से ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर दूँ, ठीक है ना, ये बाहर का प्रेशर है याद रखना, इसको मैं इंक्रीज कर दिया, तो ये जो इंक्रीज है ना, लेट्स से ये जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर। थोड़ा सा इंक्रीज किया है, देखो दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे डेल्टा आर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रफ करके थोड़ा इंक्रीज किया, सरफेस को इंक्रीज किया मैंने, डेल्टा आर, ठीक है। तो जो इंक्रीमेंट के बाद जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, तो आर वन आपका क्या रहेगा, आर वन आपका आर है, आर टू आपका क्या रहेगा, आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, तो पहले हम लोग इंक्रीज इन एरिया निकालेंगे, ठीक, ओके। तो ज़रा देखते हैं इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि एरिया वन, इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल एरिया कुछ तो था ना, बाद में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ ना, तो इनिशियल एरिया जो रहेगा आपका वो लेट्स से 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो बाद में जैसे अब एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या रहेगा, 4 पाई आर जो है यहाँ पे आर टू क्या हो जाएगा, आर वन, या आर प्लस डेल्टा आर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर टू को आपने आर वन को आर लिया तो आर वन के बदले आप आर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है। आर टू को वही है ना, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा, देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। ये कितना आएगा, लेट्स से उसको डेल्टा ए लेते हैं, तो ए टू माइनस ए वन, ठीक है ना। तो ए टू है आपका अब देखो इसको मैं वो ए प्लस बी द होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो 4 पाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर,
ठीक। अब देखो डेल्टा आर ना, मैंने बोला कि बहुत स्मॉल है, डेल्टा आर जो है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो स्मॉल का आप स्क्वायर करोगे तो और स्मॉल होता है, 0.1 का स्क्वायर करो 0.1 से भी छोटा आता है, ठीक है ना। ये क्या कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ये बीच में प्लस है, इस चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रफ कर निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। लेट से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग ये दो टर्म को लेंगे, ठीक है। तो अब देखो A2 आपका क्या था, A2 आपका हो गया 4 पाई, 4 पाई दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 4 पाई दोनों को देता हूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस 4 टू 8, 8 पाई आर डॉट डेल्टा है ना, ये 4 पाई इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस A1 आपका ये है 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होता है, तो आपका जो इंक्रीज इन एरिया आता है वो कितना आता है, 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर आता है, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, लेट्स से डेल्टा ए मैंने लिखा था ना, डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि आपने सरफेस को इंक्रीज किया ना, सरफेस का एरिया पूरा इंक्रीज हो गया, पहले इनिशियली इतना था, इतना हो गया, तो ये इतना इंक्रीज हुआ है बेसिकली सरफेस एरिया। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या सरफेस एनर्जी का भी फॉर्मूला आएगा, है ना। क्या था बताओ बताओ बताओ, याद है कि नहीं। ऊपर वाले को मैं रफ करता हूँ, ओके। तो इस चीज़ को अगर मैं रफ कर दूँ तो रफ करने के बाद क्या हो जाएगा, ये रफ हो जाएगा, ओके। तो आपका क्या मैंने बोला कि जो हमारा सरफेस एनर्जी आया था वो वर्क डन के फॉर्म में आया था, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हम लोग ने लिखा था, वर्क डन के फॉर्म में जो सरफेस एनर्जी आया था वो क्या आया था, टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना, यही था, याद है, टेंशन इनटू एरिया, सरफेस एनर्जी में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लेट से अगर देखो, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो मतलब वर्क डन भी चेंज ही हो रहा है, जब एरिया में चेंज होता है तो वर्क डन भी चेंज होता है, ठीक है, मतलब सरफेस एनर्जी भी चेंज होता है। सो यहाँ पे देखो, ये तो आपका एक वर्क डन आ गया, तो आपको पता है कि टेंशन तो टेंशन है, डेल्टा है कितना, डेल्टा है 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर, तो ये आपका जो वर्क डन है, या फिर आप बोल सकते हो सरफेस एनर्जी आपका ये है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ओके। तो क्या मैं इस चीज़ को भी रफ कर दूँ, रफ कर देता हूँ, तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, ठीक है ना। तो इसको रफ करने के बाद हम आगे देखेंगे कि आपका ये वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, बताओ भाई। नहीं नहीं, वर्क डन का हम लोग बाद में फॉर्मूला देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये निकालेंगे, हाँ वर्क डन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन जो रहेगा, लेट से, हाँ वर्क डन का क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे जब एरिया इंक्रीज हो रहा है ना, तो अंदर से इसका मतलब प्रेशर लग रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है तभी आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, ये सरफेस टेंशन का कॉन्सिक्वेंसेज है, अंदर लिक्विड के अंदर का प्रेशर ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू बाहर का, ठीक है। तो हमको निकालना है कि हमको बेसिकली एक्सेस प्रेशर निकालना है, मतलब पी आई माइनस पी नॉट निकालना है, कि प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा अंदर वाले प्रेशर का, लिक्विड के अंदर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब अंदर से प्रेशर लग रहा है इसका मतलब फोर्स भी तो लग रहा है ना, तो फोर्स भी डेल्टा एफ डॉट, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा अंदर से प्रेशर लगा ड्रॉप पे, अंदर से ड्रॉप पे जब प्रेशर लगा तभी तो बढ़ा, और कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना क्या था डेल्टा आर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो जो ये प्रेशर है, अब बेसिकली फोर्स यहाँ पे जो है लग रहा है, मतलब चेंज हो रहा है फोर्स, तो प्रेशर भी चेंज होगा ना, ठीक है। तो क्योंकि इनिशियली पी आई था, प्रेशर भी तो चेंज होगा, तो मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो एक्सेस प्रेशर। तो ये इसके बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर के बदले पी आई माइनस पी नॉट लेंगे, ठीक है। पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया, एरिया आपका क्या है, इनिशियली एरिया क्या था, इनिशियली एरिया ये था ना 4 पाई आर स्क्वायर, A1 था ना, इनिशियली एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, इनटू डेल्टा आर, डेल्टा आर आपको पता है, ये वाला डेल्टा आर तो लगेगा ना यहाँ पे, ये डेल्टा आर एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वर्क डन आपका क्या होगा, अब देखते हैं वर्क डन, ये जो वर्क डन होगा ये होगा, कुछ नहीं होगा यार, पी आई माइनस पी नॉट इज इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एक्सेस प्रेशर मिलेगा, एक्सेस प्रेशर मिलेगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरा के हिसाब से हमको अगर देखा जाए तो T8 पाई आर डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट, ये एक्सेस प्रेशर जो कि प्रेशर डिफरेंस होता है बेसिकली, इसको हम गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, याद है ना, पी आई माइनस पी नॉट गॉज प्रेशर, याद है कि नहीं। गॉज प्रेशर क्या होता है, एक हम लोग ने जब लिक्विड जब
ग्लास के अंदर या फिर लिक्विड एक हाइट पर रहता है, ठीक है, तो गॉज प्रेशर क्या रहता है, एच रो जी, याद है कि नहीं, ये होता है गॉज प्रेशर। तो पी आई माइनस पी नॉट, हम लोग यहाँ पे थे 4 पाई r² डॉट डेल्टा आर कैंसिल, एक आर कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, हमको निकालना ये पी आई माइनस पी नॉट। सो देयरफॉर पी आई माइनस पी नॉट एक्सिस प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा, देखो ये भी यहाँ पे भी ये गॉज प्रेशर ही कहला जाएगा, क्योंकि पी आई माइनस प्रेशर डिफरेंस ही हमको गॉज प्रेशर बताते हैं। जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना वही गॉज प्रेशर होता है। तो ये पी आई माइनस पी नॉट ये होगा, ये इधर रहेगा, बाकी इधर आएगा, इधर क्या ऐसे 4 ही आएगा ना इधर, तो ये होगा यहाँ पे, सॉरी आर भी है ना, यहाँ पे एक आर भी है, तो नीचे आएगा आपका 8 इंटू टी अपॉन 4 आर, तो ये 4 बन जा 4 2 जा, तो ये होता है 2t अपॉन आर। आर क्या था, इनिशियल रेडियस था, इनिशियल रेडियस आपका ड्रॉप का इनिशियल रेडियस था, ठीक है। तो पी आई माइनस पी नॉट क्या आया, 2t अपॉन आर, तो ये आपका एक्सेस प्रेशर आया किसका, ये ड्रॉप का, ठीक है। हम लोगों ने टॉपिक का नाम ही था ड्रॉप्स एंड बबल्स, तो ड्रॉप का तो एक्सेस प्रेशर ये मिल गया, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, 2t अपॉन आर, टी क्या है टेंशन है, आर क्या है रेडियस ऑफ इनिशियल ड्रॉप, ठीक। अब इस चीज़ को हम लोग गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, याद रखना, पी आई माइनस पी नॉट को भी गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, लिख देना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉज प्रेशर, ओके। तो अब मैं अभी इस चीज़ को ऊपर को रफ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले रफ कर लेते हैं उसके बाद, ओके। तो ये रफ हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि ये ड्रॉप नहीं है, अब ये मैं बोलूँ कि ये सोप का बबल है, सोप का बबल आपको पता है ना, सोप का, जैसे मैंने इमेज में दिखाया था आपको, तो सोप का बबल में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है, अंदर भी एयर रहता है बाहर भी एयर रहता है ना, ऐसा कुछ होता है, ओके। तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, और ये आपका वो लिक्विड का वो रहता है, ठीक है ना, वो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 सरफेस होता है, एक बाहर का भी सरफेस होता है, एक अंदर का भी सरफेस होता है। तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा ना, इसमें पी आई माइनस पी नॉट लिख देता हूँ, एक मिनट, इन केस ऑफ सोप बबल, ठीक है, जो एक्सेस प्रेशर होगा पी आई माइनस पी नॉट रहेगा, वो रहेगा 2 इंटू 2 TR, क्योंकि इसमें 2 सरफेस रहता है ना, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पी आई माइनस पी नॉट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4t/r, ठीक है। तो ये सोप बबल में होता है, ये आपका नॉर्मल ड्रॉप में होता है, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉप में सिर्फ अंदर लिक्विड ही पूरा भरा हुआ है ना, और इसमें क्या रहता है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर रहता है, तो 2 सरफेस रहे, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक ही सरफेस रहता है जो कि बाहर का रहता है सरफेस, ओके। तो ये आपको नोट करना, और इस चीज़ को हम लोग गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, याद रखना, गॉज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर इसको भी हम लोग बोलते हैं एच रो जी, ठीक है। एच क्या रहता है, हाइट रहता है लिक्विड कॉलम का, रो डेंसिटी, जी इज ग्रेविटी, ओके। तो ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना। देखो पहले मैं बता रहा हूँ, आपका जो टेक्स्ट बुक में वो टेंशन के बदले एस यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन के बदले उन्होंने एस यूज़ किया आपके टेक्स्ट बुक में, बट मैंने यहाँ पे टी यूज़ किया हुआ है, टेंशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैपिलरी राइज। तो देखो कैपिलरी राइज में यहाँ पे फॉल तो बोला नहीं है सिर्फ, लेकिन टॉपिक का नाम सिर्फ आपका कैपिलरी राइज है। तो देखो फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, वो आपको इमेज में दिख रहा होगा, छोटा सा ट्यूब होता है, ठीक है, वो आप प्रैक्टिकल वगैरह में भी यूज़ करते हो। कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड इट इज कॉल्ड कैपिलरिटी, ठीक है, इस चीज़ को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि जो कैपिलरी ट्यूब होता है ना, कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला होता है, ठीक है, आप केमिस्ट्री या प्रैक्टिकल में यूज़ करते हो ज़्यादातर, बहुत पतला होता है, इमेज में आपको ये दिख जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप इस लिक्विड को उल्टा करके डिप करते हो, लिक्विड बोल रहा हूँ, इस कैपिलरी को उल्टा करके डिप करते हो, तो क्या होता है कि इसमें कुछ लिक्विड राइज हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और कुछ लिक्विड नीचे चले जाते हैं, मतलब ठीक है ना, फॉल हो जाते हैं, कुछ राइज होते हैं कुछ फॉल होते हैं कैपिलरी के अंदर। अब वो लिक्विड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कैरोसिन, मर्क्यूरी, वाटर, अलग अलग होता है लिक्विड, ठीक है, अलग अलग की एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो सब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, इनसाइड द कैपिलरी, इसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, बता रहा हूँ, वो भी याद रखना है, उससे हमको मालूम पड़ेगी कैपिलरी राइज होगा, मतलब कैपिलरी के अंदर जो भी लिक्विड है वो राइज होता है या फिर फॉल होगा, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है
अब ये इंपॉर्टेंट है, उसको साथ में समझाते भी जाऊंगा। पहला क्या बोला है कि नहीं, पहला तो ये है, इफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस मतलब जो ऊपर अपर लेवल अपर लेयर होता है सरफेस लिक्विड का, उसको हम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्लेन सरफेस रहेगा, मतलब मैं पहला वाला यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर सपोज ये कोई भी सॉलिड के अंदर आपने इस लिक्विड को डाला है, ठीक है, तो लिक्विड का जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है, मतलब ऐसा कुछ प्लेन है, ये लिक्विड है अंदर पूरा, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सेम ऑन बोथ साइड, समझे। इसका मतलब प्रेशर भी सेम रहेगा, जब फोर्स सेम है तो प्रेशर भी सेम है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि अगर मैं, ये आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, ये आपका प्लेन सरफेस है, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा और इस पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा, लेट्स से पी ए पी बी, जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, अगर प्लेन सरफेस रहा तब, ये जो है ना फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये प्लेन सरफेस रहा तब, ठीक है, ये समझा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर वो कॉनकेव सरफेस रहा, कॉनकेव, इसका मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि ये सपोज ये सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर आपने लिक्विड डाल दिया, तो वो कॉनकेव, कॉनकेव कैसा होता है, ऐसा रहता है कॉनकेव, है ना, कॉनकेव ऐसा रहता है। आपने देखा होगा कि कॉनकेव कॉनकेवेक्स लेंस होता है, तो उसमें कैसा रहता है कि अगर ऐसा है, अगर इधर आपने वो कलर कर दिया, ठीक है, कोटिंग कर दिया, तो ये बन जाता है आपका कॉनकेव ही बन जाता है। तो कोटिंग, ये कोटिंग जो है ना, इसको आप समझ लो कि इसके अंदर लिक्विड है, तो इसके अंदर लिक्विड है ना पूरा, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है ना, कॉनकेव हो गया। तो कॉनकेव में क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्ट वर्टिकली, इसमें जो टोटल फोर्स है ना इस लिक्विड पर, वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड डिक्रीजेस, मतलब अंदर का जो प्रेशर है ना, लेट्स से पी बी, और बाहर का प्रेशर लेट्स से पी ए, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका पी ए, जो प्रेशर एट ए है, इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। यहाँ पे बोला ना प्रेशर इनसाइड द लिक्विड डिक्रीज, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहना। और अगर तीसरा तीसरा की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा है वो क्या है, तीसरा जो है थर्ड वाला क्या बोला कि कॉन्वेक्स सरफेस रहेगा। कॉन्वेक्स आपको पता है कैसे होता है, ऐसा रहता है, इधर कोटिंग कर दो, कोटिंग, ये कोटिंग आप समझ लें कि लिक्विड नीचे की तरफ है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। तो कॉनकेव सरफेस में क्या होता है कि रिजल्टेंट जो फोर्स रहता है एक्ट डाउनवर्ड्स, मतलब इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस, मतलब अगर अंदर का कोई भी अंदर का लिक्विड के अंदर का प्रेशर लो, लिक्विड के बाहर का प्रेशर लो, तो यहाँ पे पी ए इज लेस देन पी बी, ठीक है ना, मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, समझे। तो ऐसा याद रखना, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, और ये प्लेन सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कैपिलरी राइज को समझने के लिए, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। तो जो अभी हमने देखा ये तीन चीज़, ठीक है, कि प्लेन सरफेस पे क्या होता है, कॉनकेव सरफेस पे क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस पे क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। अब उसका हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। देखो मैं प्लेन सरफेस वाला तो एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर नहीं लग रहा, तो जहाँ पे है आपका लिक्विड वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो मैं खाली वो दो एग्जाम्पल बताता हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला। तो सपोज ये पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, एक ये ले लो, आप कोई भी वेसल ले लो, ठीक है। वेसल के अंदर आप क्या यहाँ पे भरो, आप यहाँ पे वाटर भर दो, ठीक है, क्या करो, वाटर को भर दो। वाटर मतलब समझते हो ना, पानी, पानी मतलब H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, वाटर। अब आपने इसमें क्या लिया कि कैपिलरी डाल दिया, कैपिलरी आपको पता है, इसमें कैपिलरी डाल दिया। तो जैसे आप कैपिलरी डालोगे, ठीक है, जैसे आप कैपिलरी यहाँ पे डालते हो, तो कैपिलरी तो वैसे काफ़ी पतला होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे कैपिलरी डाला, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ वाटर, ठीक है। तो जैसे आपने कैपिलरी डाला, तो क्या होता है यहाँ पे कि वाटर जो रहेगा ना वो सॉलिड के अंदर, वो कॉनकेव सरफेस का रहेगा, ठीक है, उसका सरफेस कैसा रहेगा, कॉनकेव रहेगा, ठीक है। वाटर का जो सरफेस रहेगा ना ये कॉनकेव रहेगा। तो जब कॉनकेव रहेगा तो अंदर भी वो कॉनकेव ही रहेगा, अंदर जाएगा तो भी कॉनकेव रहेगा। तो क्या होता है कि जो कैपिलरी जैसे डालते हो ना अंदर, तो वो कैपिलरी के अंदर वाटर राइज हो जाता है, ठीक है। वाटर क्या होगा, राइज हो जाएगा, ऐसे कुछ राइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो सरफेस आपका वाटर यहाँ तक था, लेकिन कैपिलरी आपने अंदर डाला तो वाटर यहाँ तक राइज हो गया, ठीक। अब वो कैसे हुआ, अभी जो मैंने प्रेशर का बताया, कॉनकेव में क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ये मैंने आपको बताया था ना, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। और प्रेशर जो रहता है वो क्या रहता है, बताओ, प्रेशर अंदर का प्रेशर। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब कैपिलरी के अंदर जा रहा है तो वो एज अ कॉनकेव सरफेस में कॉनकेव
तरीके से जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो कैपिलरी के बाहर जो है ना, ठीक है, कैपिलरी के बाहर ये आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये आपका प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये समझ लेना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज 4 पॉइंट हम लोग प्रेशर लेते हैं, एक यहाँ लेते, एक सपोज एक यहाँ लेते और एक यहाँ लेते, 4 प्रेशर लिया, ठीक है। लेट्स से पॉइंट का नेम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें प्रेशर कहाँ का ज़्यादा होता है। प्रेशर बेसिकली देखो, प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू, अब क्या बोल सकते हो, प्रेशर एट सी, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा कंडीशन, दूसरा बोल सकते हो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, ठीक है, सी डी, क्योंकि मैंने बताया ये प्लेन सरफेस है। मैंने क्या बोला अभी, वाटर जो वेसल के अंदर है वो प्लेन सरफेस में, जैसे वो कैपिलरी के अंदर जाएगा, कैपिलरी के अंदर जाएगा वो कॉनकेव सरफेस में चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैपिलरी फिर और जो वाटर है वो उन दोनों का सरफेस टेंशन लगेगा ना, तो उन दोनों का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से कैपिलरी और वाटर, ठीक है, ये वाले सॉलिड में ये आपका प्लेन सरफेस पे ही है, ये सॉलिड, ये जो वेसल में आपने रखा है, कैपिलरी डाला तो उसके अंदर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से वो अपना कॉनकेव सरफेस में आ गया, ठीक है, ये याद रखना, कैपिलरी डाला उसकी वजह से। तो ये समझा, प्रेशर सी इक्वल प्रेशर डी, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है। और देखो, और यहाँ पे जो प्रेशर एट, यहाँ पे प्रेशर एट ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। क्यों, मैंने बताया था ना, कॉनकेव सरफेस में क्या होता है, यहाँ पे सारे प्रेशर इक्वल रहेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, मैंने बताया था कॉनकेव सरफेस में, कॉनकेव वाले में क्या होता है, ठीक है। देखो, जब वापस मैं बता दे रहा हूँ वापस एक बार, कि जो वेसल के अंदर था ना वाटर, तो प्लेन सरफेस में था, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कैपिलरी डाला तो कैपिलरी जाते, कैपिलरी तो ग्लास का मटेरियल, उसका मटेरियल अलग हो गया। अब वो मटेरियल जब अलग हो गया तो वाटर जैसे ही उसके अंदर गया तो वो कॉनकेव शेप में आ गया, समझे, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाहर वो प्लेन सरफेस के जैसे प्लेन सरफेस जैसे एक्ट कर रहा है। तो हाँ, मैं क्या बोला था, प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर बी, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था सेकंड, याद करो, याद है कि नहीं, कि अंदर का प्रेशर कम रहता है एज कम्पेयर टू बाहर वाला, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे कहाँ लगता है, ऊपर लगता है, याद है सेकंड एप्लीकेशन में, सेकंड वाला मैंने बताया था प्लेन सरफेस के बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब प्रेशर एट ए ज़्यादा है प्रेशर एट बी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर एट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर जो है कम रहेगा, इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो ये सब तो इक्वल ही है, तो क्या मैं इस प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर एट डी लिख सकता हूँ। तो प्रेशर ए और प्रेशर एट ए, प्रेशर एट डी दोनों इक्वल ही है, ठीक है, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ डी, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो मैं ये इन दोनों को भी इक्वल ले सकता हूँ। तो जब ये इससे बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा होगा, मतलब ये पॉइंट जो है प्रेशर इस पॉइंट पर बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू, तो ये तब तक राइज होता है अंदर, तब तक राइज होगा जब तक कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तब तक वो ऊपर चलते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा, ये समझे। हाँ, तो बस ये मतलब ऐसे कैपिलरी राइज होगा। अब दूसरा है, ये तो आपका कैपिलरी राइज ये दिया हुआ है, ये टेस्ट में दिया, कैपिलरी फॉल नहीं दिया है, ठीक है, जो कि मैंने कॉन्वेक्स वाला बताया था। तो कैपिलरी फॉल कैसा रहेगा, वैसे कुछ वेसल ले लो, उसके अंदर आप क्या करो, मर्क्यूरी डाल दो, मर्क्यूरी का भी ऐसे प्लेन सरफेस रखो, वो वेसल के अंदर मर्क्यूरी प्लेन सरफेस में रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने मर्क्यूरी डाला तो क्या होगा, मर्क्यूरी, अब उस कैपिलरी को डाल दो, तो जैसे आपने कैपिलरी डाला तो होता क्या है यहाँ पर, ज़रा देखते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इस लेवल को, ठीक है, यहाँ तक ले लेता हूँ, मर्क्यूरी आपने यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने इसके अंदर वो डाला, क्या कैपिलरी डाला, ये कैपिलरी आपने डाला, तो कैपिलरी का मटेरियल अलग मटेरियल का है और ये मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी के अंदर जैसे आपने डाला अपने कैपिलरी को, तो वो ऐसा कॉन्वेक्स शेप में रहेगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब इसका जो लेवल है मर्क्यूरी का यहाँ है प्लेन सरफेस तक का, लेकिन मर्क्यूरी के अपना कैपिलरी के अंदर मर्क्यूरी इस लेवल तक का आ जाएगा, मतलब यहाँ पे रहेगा, मतलब ऊपर ये खाली रहेगा, ऊपर ये एटमॉस्फेयर रहेगा, समझे। तो इसमें भी आप सिमिलर पॉइंट पे आप बोल सकते हो, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से पॉइंट बी, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं डी, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं सी। तो अगर वही मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोनों, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर डी, क्योंकि सेम प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे प्रेशर सेम होता है, और प्रेशर एट, फिर बोल सकते हो ए इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, है ना। सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि आपको ये पता है कि प्रेशर एट ए जो है वो लेस है प्रेशर एट बी से, ये मैंने बताया था, है ना। जब आपका कॉन्वेक्स बनता है, कॉन्वेक्स, तो अंदर के लिक्विड का प्रेशर कम रहता है एज कम्पेयर टू बाहर वाला, ये मैंने बताया था थर्ड वाला, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि प्रेशर एट जो डी है वो लेस देन प्रेशर एट पी है।
तो ये तब तक नीचे जाते रहेगा, ये मर्क्यूरी के अंदर, ये आपका मर्क्यूरी बोल रहा हूँ, ये कैपिलरी के अंदर ये मर्क्यूरी जो है तब तक नीचे जाते रहेगा जब तक इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये फॉल होगा। तो ये एग्जाम्पल किसका था, ये वाला, ये कैपिलरी राइज का एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये किसका था, कैपिलरी फॉल का एग्जाम्पल था, जो कि आपका फॉल का एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपको आना चाहिए, तभी तो एमसीक्यूज वगैरह बनेंगे और क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अब सारा हम देखते हैं कि ये कैपिलरी राइज, चलो फॉल का तो ठीक है समझ में आ गया, कैपिलरी राइज का हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, मतलब ये कितना हाइट पर राइज होगा वो हम लोग निकालते हैं, ये समझा। तो सपोज एक वेसल है, इसमें आपने वाटर ले लिया, वो वाटर यहाँ पे तो प्लेन सरफेस में, जैसे आपने कैपिलरी डाला उसमें कैपिलरी राइज हो गया। ठीक है, तो कैपिलरी राइज में दूसरे वाले पे मार्कर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये कैपिलरी सपोज ऐसा राइज हो गया। ठीक, तो अब ये कितना राइज हुआ, मतलब इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस h क्या रहेगा, हमको ये देखना है। ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा P O ले लेते हैं, और इसके अंदर वो लिक्विड प्रेशर रहेगा, लेट्स से P ले लेते हैं, PI ले लेते हैं। ठीक है, ओके, नहीं नहीं एक काम करते हैं हम लोग, इसको ना देखो, इसको हम लोग PO लेते हैं। ठीक है, और ये P आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ऊपर, इसको PO लेते हैं, और यहाँ पे PI लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब लिक्विड राइज होता है तो अंदर का प्रेशर कम रहता है, जब कॉन्केव रहता है ना तो यहाँ का प्रेशर कम रहता है, मतलब पीओ लेस देन है। ठीक है, पीओ कम है एज कम्पेयर टू पीआई, तो तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए दोनों पॉइंट पर। ठीक है, इतना समझा। और लेट से ये एक हाइट पर राइज हो रहा है, ठीक है, वो हो गया है। ठीक है, उस राइज हो गया है, तभी हमको निकालना है कि वो एच कितना होगा। ओके, ये समझा। तो देखो, अगर मैं सिर्फ ये कैपिलरी का पार्ट निकालूं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम बनाता हूँ उस कैपिलरी का, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक सर्कल है, देखो मिनिस्कस होता है, तो ये मिनिस्कस अंदर ही एक सर्कल में रहता है। ठीक है, मिनिस्कस जो रहता है ना वो अंदर ही एक ऐसे सर्कल में रहता है। ठीक है, ऐसे सर्कल में रहेगा। और एक आपका ये जो मिनिस्कस जैसा दिखता है, मिनिस्कस आपको पता है कैसा दिखता है, वो आपको इमेज में ऐसा दिख रहा होगा, नीचे से मतलब ऐसा रहता है, नीचे से ऐसा रहेगा। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे तो ये भी एक हाफ सर्कल, ठीक है, आपको इमेज में दिख गया ना, तो ये आप अगर देखोगे तो ये भी एक हाफ सर्कल का आधा पार्ट है ना, हाफ सर्कल, तो इसका भी रेडियस होगा और मिनिस्कस का भी रेडियस होगा। ठीक है, ये समझा, ये दो टाइप का रेडियस है। तो सपोज ये मिनिस्कस हो गया, और ये जो आधा सर्कल है, आधा सर्कल का सपोज अगर मैं बोलूँ पूरा सर्कल कुछ ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। ठीक है ना, पूरा सर्कल ऐसा बनेगा, ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग रेडियस रहेगा। तो ये लो, ये पूरा सर्कल का लेट से आर ले लेते हैं, जैसे आपका स्प्रे आपका ड्रॉप होता है, ड्रॉप या बबल होता है ना, ऐसे सर्कल का रहता है, आप लोग हम लोग आर लेते हैं, ड्रॉप या बबल में ये आर लेते हैं, तो ये वही आर है। और जो मिनिस्कस का सर्कल है वो लेट से ए ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो आप, ये ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है और ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये ए हो गया, ये मिनिस्कस वाला सर्कल हो गया। और ये जो आपका आधा सर्कल बनता है, मिनिस्कस ऐसा बनता है नीचे की तरफ, ऐसा सर्कल बनता है ना नीचे की तरफ, तो ये उस फुल सर्कल का आधा सर्कल है, तो उसका भी तो रेडियस रहेगा ना, तो वो रेडियस आर है, ये समझे ना। ये जो ए है, ए वो ऐसा पूरा कैपिलरी, आप बोल सकते हो जो कैपिलरी गोल में रहेगा ना, कैपिलरी सर्कल में, उसका रेडियस है। आप बोल सकते हो कैपिलरी का रेडियस या मिनिस्कस का रेडियस, बात देखिए, कैपिलरी रेडियस। ठीक है, और जो आर है वो मिनिस्कस का जो हाफ सर्कल बनेगा ना, MENIS मिनिस्कस रेडियस। ठीक है, तो ये आर है और ये ए है, तो ए आपका कैपिलरी का रेडियस है और मिनिस्कस आर आपका मिनिस्कस का रेडियस है, ये समझे। तो आपको पता है, क्या पता है कि हमको, मैं देखो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से करा रहा हूँ, एक और मैं दूसरा मेथड भी है कराने का इसका, लेकिन मैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दूसरा मेथड भी करा दूंगा चाहिए तो शॉर्ट में 2 मिनट में। ये आपका टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना वो ऐसा दिया है। और ओके, देखते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो ड्रॉप्स एंड बबल्स रहता है उसमें जो एक्सिस प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, 2T/R, यही रहता है ना। तो देखो ये R है, और अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो 90 डिग्री हो जाता है, और ये एंगल कुछ थीटा बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। ठीक, तो अगर आपको R निकालना है तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट, मतलब A/R होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो R क्या होगा, A/cos थीटा होगा। ठीक है, ये समझे मैंने क्या लिखा, तो R के बदले आप क्या लिख सकते हो, A/cos थीटा, तो A नीचे आएगा, cos थीटा ऊपर आ गया। ठीक है, तो 2T/A इंटू cos थीटा, तो ये एक्सेस प्रेशर आ गया। ठीक है, और आपको एक्सेस प्रेशर एक और क्या मालूम है,
क्या मालूम है कि आपका एक्स स्पेशल मैंने बताया था ना क्या होता है, एच रो जी होता है, यही होता है ना। अब दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो क्या होता है, 2t/a। ए आपका क्या है, कैपिलरी का रेडियस है। ये आपका मैंने बताया ना कैपिलरी का रेडियस है, याद रखना। ये कैपिलरी का रेडियस है, और ये जो ये मिनिस्कस जो बनता है, आधा सर्कल जो बनता है नीचे की तरफ, ठीक है ना, उसका रेडियस है आर है। तो ये मैंने पूरा सर्कल इमेजिनरी बनाया, ठीक है ना, ये पूरा इमेजिनरी है, यही समझ गया होगा आप, ठीक है। तो ये 2t/a cos थीटा इज इक्वल्स टू एच रो जी। तो यहाँ पे आपको एच दिख रहा है, एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2t/, यहाँ पे रो जी आएगा, तो ए रो जी कॉस थीटा। मिल गया आपका एच इज इक्वल्स टू 2t। ए आपका क्या है, याद रखना, कैपिलरी का रेडियस है। तो यहाँ पे आप एच क्या है, वो राइज है। एच बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे, एच इज राइज, राइज ऑफ लिक्विड। और ये लिक्विड कहाँ राइज हो रहा है, इन कैपिलरी, क्योंकि आप कैपिलरी का रेडियस ले रहे हो, ठीक है। आपको टी पता है, टेंशन है, सरफेस टेंशन है। थीटा पता है, ये एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। थीटा एंगल आपका दिया रहेगा, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आप बोल सकते हो। थीटा जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ए रहेगा आपका, ये तो पता है, यहाँ पे कैपिलरी रेडियस है। रो आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा, जी आपका एक्सेशन टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यार जो कैपिलरी राइज, जो ये एच आपको क्या क्या राइज है, हाइट, जितना हाइट तक हो जाएगा आपका लिक्विड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप क्या देखोगे कि अगर आप इक्वेशन देखोगे तो हाइट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी रहेगा, समझे। ये ए क्या था आपका, रेडियस ऑफ कैपिलरी था, मतलब कैपिलरी जितना पतला रहेगा ना उतना ज़्यादा राइज होगा। कैपिलरी जितना ज़्यादा पतला होगा, उसका जितना ज़्यादा रेडियस कम होगा, उतना ज़्यादा हाइट राइज होगा लिक्विड का, ठीक है ना, ये याद रखना। और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम रहेगा तो राइज ज़्यादा होगा। रेडियस पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड। एक्सेशन तो कैविटी तो कांस्टेंट ही रहता है ना, उसको ना ये तो ना बढ़ता है ना घटता है, ठीक है ना। और देखोगे तो अब एंगल, एंगल की अगर यहाँ पे बात करें, जो राइज है, एंगल जो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके। सो ये क्या रहेगा, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके सम्स भी आ सकते हैं आपके एंट्रेंस वगैरह में भी शायद आते हैं, और पता नहीं, हाँ, और वैसे अब पता नहीं, मतलब आते ही हैं एंट्रेंस में, तो इसमें से ज़्यादातर पूछते ही हैं, ठीक है ना। और पता नहीं कि कौन सा नशा करता है, नशा करता है, नशा करता है। चलो ठीक है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। तो यार ये डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। तो आपने देखा होगा कि जो लिक्विड पानी, अब डिटर्जेंट जैसे सर्फ हो गया, साबुन वगैरह ये सब होता है ना यार, तो ये सब अब अगर आप किसी भी इसमें पानी में डाल के कपड़ा धोते हो, तो जब कपड़े में अगर ऑयल वेल लगा है, ग्रीस व्रीस लगा है, कुछ भी ऐसा चीज लगा है, तो वो चला जाता है ना। बिना सर्फ का आप धोगे तो नहीं जाता है, अगर आप सर्फ डाल के पानी में धोगे तो जाता है। वो कैसे जाता है वो जरा देखते हैं। तो सपोज मैं एक बोलता हूँ कि सपोज ये ऐसा कपड़ा है, उस कपड़े में, ये सपोज कपड़े में पूरा तेल लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा कपड़े में तेल लगा हुआ है। तो अगर इस कपड़े को पानी में डालोगे, तो जैसे ये पानी में जाएगा ना, तो क्या होगा पता है, पानी के ऐसे ड्रॉपलेट्स इस पे बनेंगे, पूरा इस पे स्प्रेड नहीं होगा, वेट, इसको पानी इसको गीला ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके जो ये आपका मैंने क्या बोला, ये वाटर है, और ये पूरा कपड़ा ऑयल से भरा हुआ है, ठीक है ना, ऑयल से, तेल से भरा हुआ है। तो जब जैसे पानी ये तेल अपना जो कपड़ा है जिसमें तेल वेल लगा हुआ है, जो भी लगा है, उसको आप पानी में डालोगे, या बर्तन भी अगर आप धोते हो सिर्फ पानी से धोगे तो नहीं जाता है तेल, है ना। तो क्या होता है कि ये वाटर जो है, वाटर का सरफेस टेंशन रहता है। अब सरफेस टेंशन मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट भी रहता है इसका, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें ऑप्टिक्स एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है, ऑप्टिक्स एंगल बनाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर के जो ये जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये अंदर की तरफ सारे अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये इसको वेट ही नहीं करेगा, मतलब इसको गीला ही नहीं करेगा ऑयल के सरफेस को। जब गीला ही नहीं करेगा तो क्या धोएगा उसको, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो अगर इसमें आप सर्फ डाल दो, इस वाटर में सर्फ डाल दो, तो जैसे आपने सर्फ डाला, सर्फ डालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ऑयल है, तो ये कुछ वाटर ऐसा स्प्रेड हो जाता है, मतलब इस पर स्प्रेड हो जाता है, तो इस पर एक्यूट एंगल बनता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मतलब वाटर जो पानी है उसको गीला कर देता है। क्यों, क्योंकि जब आप डिटर्जेंट डालोगे ना वाटर में, तो ये भी याद रखना कि डिटर्जेंट जो है आप
डिटर्जेंट अगर ऐड होता है, इफ डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर, देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। समझे? तो जब सरफेस टेंशन इसका डिक्रीज हो गया, मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर, मतलब अंदर की तरफ टेंशन नहीं लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ वो अट्रैक्ट ही नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो फिर वो चला जाएगा ना, फिर वो स्प्रेड होने लगे, फिर वो ऐसा कुछ हो जाएगा, स्प्रेड जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कम हो जाता है। जब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कम हो जाता है तो जो पानी है वो पूरा इस ऑयल वाले कपड़े पे फिर वो अपना काम कर देगा, जो भी है अपना साफ ऑफ करने का ऑयल को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यार ये काम कैसे करता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, कुछ ऐसे दिया है। कैसे दिया है जरा देखते हैं कि ये जो आपका कैसे काम करता है वो देखते हैं। कि क्या होता है कि सपोज ये आपका, सपोज वो डॉट है। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक में जैसे दिया वैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका, इसमें आपने पानी डाला, ये डॉट है आपका, डॉट के ऊपर आपने पानी डाला तो पानी कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो जैसे ही ये डॉट पे चलो इस जो डॉट है ना उसको मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाता हूँ, ये वैसे रहता हूँ, डॉट को मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ। ठीक है, इसको समझ लो, ऐसे ही दिखाता हूँ। ठीक है, ये डॉट है आपका पूरा, ऐसे पकड़ लो, ये डॉट है। ठीक है, और ऊपर आपने यहाँ तक पानी डाला हुआ है, लेकिन पानी क्या है, डॉट को टच ही नहीं कर रहा है, डॉट को टच ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो सरफेस टेंशन इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका डॉट है। तो फिर अभी आपने क्या किया, सरफ डाल दिया। सरफ जैसे डाला है उसको मिक्स किया, तो क्या होता है कि सरफ में एक हेयर पिन शेप का है, उसके जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना वो हेयर पिन शेप के रहते हैं, वो कुछ ऐसे रहेंगे। ठीक है, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो हेयर पिन शेप क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को एक पार्ट अटैच करेगा और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल को एक पार्ट अटैच करेगा। मतलब जो आपका गंदा है ना, ये आपका मैंने क्या बोला, डॉट है ना, जो डॉट है उसको, मतलब उसका एक पार्ट डॉट पे अटैच रहेगा और एक पार्ट उसका दूसरा वाला पार्ट वाटर पे अटैच रहेगा। ठीक है, तो वो दोनों, फिर वो क्या करेगा, वो उस वाटर को इस डॉट के साथ मिला देगा। ठीक है ना, तो जब से वो होता है तो फिर वो आपका साफ होने लगता है, ये डॉट आपका फिर निकलने लगता है, पानी के साथ निकलने लगता है, वो डॉट पानी के साथ जाने लगता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही कुछ, ऐसे ही आपका दिया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि कैसे काम करता है। ओके, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको याद रखना है सरफेस टेंशन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जरा क्या क्या है वो। तो यार पहला जो पॉइंट है वो क्या है देखते हैं जरा। हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी, जैसे आपका NaCl हो गया, नमक, NaCl डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप कोई भी हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी जैसे NaCl अगर वाटर में डिजॉल्व करते हो तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज होता है, याद रखना। ठीक है, आपने सरफ डाला था पानी में तो क्या होता है, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया था ना, याद है। तो सेकंड पॉइंट आपका, अगर पार्शली सॉल्युबल है, आधा ही सॉल्युबल है, या इनसॉल्युबल है इम्प्योरिटी, अगर आप उसको पानी में डिजॉल्व करते हो तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये दोनों याद रखना। इसमें अगर पूरा सॉल्युबल है तो इंक्रीज होगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, और अगर या तो आधा सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है तो डिक्रीज होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ऊपर वाले का मैं रफ करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले 2 पॉइंट है ना, मैं इसको रफ करता हूँ उधर बताने के लिए। ठीक, ओके 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 ओके। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार। इफ नंबर ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, मतलब अगर बहुत सारे लिक्विड है, बहुत सारे लिक्विड है ना, वही ना, इट नंबर ऑफ लिक्विड आर मर्ज टू फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप। तो ये बहुत सारे लिक्विड मिलके क्या एक लिक्विड का ड्रॉप बना रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ये वही चीज बोला है। देन इज टोटल सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया का सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, टेंशन इनटू सरफेस एरिया, यही है ना, टेंशन टू डी होता है ना, डेल्टा ए मैंने बोला। तो अगर सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी भी कम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से तो सरफेस एनर्जी भी कम होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है ना लिक्विड का वो ज़्यादा होगा। समझ गए? तो ये कंडीशन में अगर बहुत सारे लिक्विड मिलके छोटे लिक्विड, अगर एक बड़ा लिक्विड का ड्रॉप बनाते हैं तो उसमें सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एनर्जी कम होता है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसका। ठीक है,
और वर्क डन, कुछ कुछ काम भी होता है। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन मतलब वही सरफेस एनर्जी। वर्क डन मतलब क्या? सरफेस एनर्जी, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, क्या सरफेस एनर्जी मतलब वही वर्क डन हो गया। तो वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी होगा क्या? तो वर्क डन इज मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ये सिंगल ड्रॉप फॉर्म हुआ बहुत सारे ड्रॉप से, ऑफ रेडियस आर। अभी जो बड़ा वाला ड्रॉप हुआ ना उसका रेडियस कैपिटल आर है। फ्रॉम एन ड्रॉपलेट्स, मतलब ये ड्रॉपलेट्स है ना, सबको एन एन नंबर ऑफ ले लिया, मतलब 4 है, 5 है, 10 है, 15, कितने सारे ड्रॉपलेट्स हैं, इक्वल साइज। अच्छा, मतलब सारे ड्रॉपलेट्स के याद रखना साइज इक्वल होगा, सारे के सारे ड्रॉपलेट्स जो रहेंगे ना, मतलब उसका रेडियस इक्वल रहेगा। साइज मतलब उसका सबका रेडियस इक्वल रहेगा। तो ये वर्क डन मतलब वो सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या होगा? वही होता है 4πr²। आर मतलब इसका रेडियस का स्क्वायर। टी इज वॉट? सरफेस टेंशन, समझे? सरफेस टेंशन इंटू एन रेज टू, एन क्या है आपका? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है ना, कितने ड्रॉपलेट्स है, 10 है, 15 है, 20 है, कितने, माइनस एन रेज टू 1/3, 1/n⁻⁻³ है, n⁻⁻³ है, ठीक है, 1/3 -1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक और फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला कैसे आएगा कि जब एक ड्रॉप से, बड़े ड्रॉप से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे, तब क्या होगा? जैसे ये बहुत सारे ड्रॉपलेट से एक ड्रॉपलेट बना, अब एक ड्रॉपलेट से लेकिन बहुत सारे ड्रॉपलेट बनेंगे, तब क्या होगा, या तब क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, वो जरा देखते हैं। तो देखो इसका भी कुछ सेम ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना, बट आपको ये याद रखना है कि जो आर है ना, यहाँ पे आर वो बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस है, ठीक है, बस सेम वॉकडन वहां पे सेम ही रहेगा, बस आर क्या रहेगा? वो बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस रहेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे ड्रॉपलेट में होता है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है, सीधी सी बात है, और सरफेस एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड क्या होगा? डिक्रीज होगा। वहां पे इंक्रीज हो रहा था ना, बहुत सारे ड्रॉपलेट से एक ड्रॉपलेट बना दो। अब इसमें वर्क डन क्या होगा इन ब्रेकिंग एक ड्रॉप ऑफ रेडियस? सेम होगा, वही वर्क डन आपका जो पहले वाला था वही होगा, बट अब दोनों में याद क्या रखना है आपको कि जो एन आर है, आर आपका रेडियस है, किसका रेडियस है? बड़े वाले ड्रॉपलेट का रेडियस है, वो एक ड्रॉप का रेडियस है, ठीक है ना, तो बस आपको ये नोट कर रखना पड़ेगा। और एन आपका क्या है? एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, कितने सारे ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का जो पीछे वाला न्यूमेरिकल है वो, उसके बाद हम लोग करेंगे एंट्रेंस का न्यूमेरिकल। गोभी ले ले, गोभी ले ले 10 का। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10.12 पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है? द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब है, ओके, इसका लोअर एंड मतलब नीचे वाला एंड ऑफ डायमीटर, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर कितना है 2 mm, ठीक है, mm में कर लेंगे तो 2 × 10⁻³ m हो जाता है। इस डिप्ट 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये सरफेस ऑफ वाटर है, तो ये जो डिप्ट कितना हाइट है, ये 8 सेंटीमीटर बिलो द डिप किया, यहाँ तक डिप किया है, ठीक है। इन अ बीकर, एक ये बीकर में है, पकड़ लो, ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब, इस ट्यूब में कितना प्रेशर लगेगा, समझ रहे हो? इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड ऑफ वाटर, मतलब इसमें आपको कितना प्रेशर लगेगा, कितना, मतलब आप फूंक मारोगे ताकि यहाँ पे हेमिस्फीयर जैसा क्या होगा? हेमिस्फीयर जैसा बबल आएगा, ठीक है, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्पीयर, तो आधा सर्कल मतलब जैसा आप समझ सकते हो, ठीक है, हेमिस्फीयर ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड ऑफ द वाटर, वाटर के अंदर, हाँ, वाटर के बाहर नहीं, वाटर के बाहर मतलब ऊपर होता, ठीक है। यहाँ पे बोला है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना दिया है? 7.30 × 10⁻⁻², ओके, -2 दिया हुआ है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, तो पीओ ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, 1.01 × 10⁵ पास्कल। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, ग्रेविटी पता है, और कैलकुलेट दी एक्सेस प्रेशर, मतलब इसमें आपको कितना प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा एक्सेस प्रेशर, आपको ये दो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये जो हेमिस्फेरिकल बबल बन रहा है, ठीक है, लेट्स से इसको मैं साइड में लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा हेमिस्फेरिकल बबल बन रहा है, ठीक है, एक मिनट यार, क्या कह रहे हैं, हेमिस्फेरिकल बबल बन रहा है, ठीक है, तो इसके आसपास लिक्विड भी है। अब ये बबल कब बनेगा? जब आप एक प्रेशर लगाओगे इसमें से, तब, ठीक है, वो तब बनेगा। तो वो पूछ रहा है कि वो कितना प्रेशर लगेगा। लेट से वो जो प्रेशर है उसको हम लोग पी ए लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे? पी ए प्रेशर,
ओके, हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी ओ लिया हुआ है, या फिर आप एक काम करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी ए ले लो, और ये जो प्रेशर आपका लगेगा वो पी ओ लेते हैं। ठीक है, ये कितना प्रेशर लगेगा वो आपका हेमिस्फेरिकल लिक्विड के अंदर हेमिस्फेरिकल बबल बनाने के लिए। ठीक है, पी ए को हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया। तो आपको ये पता है कि क्या पता है, क्या पता है, जो पी ओ माइनस पी ए रहेगा वो क्या रहेगा, एच रो जी। तो पी ए क्या पी ओ क्या हो जाता है, मतलब ये जो प्रेशर आपका लगेगा, प्रेशर आप क्या यार, हेमिस्फियरिकल बबल बनाने के लिए जो प्रेशर लगेगा वो पी ओ है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी ए है। ठीक है, तो हो जाएगा पी ए प्लस एच रो जी। तो पी ए आपको पता है कितना है, 1.01 इंटू 10⁻⁵, प्लस हाइट आपको पता है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। रो आपको पता है 10⁻3, जी आपको पता है 9.8। कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। तो मेरा कुछ ऐसा आता है 1.0 इंटू 10⁻5 प्लस 78.4 इंटू 10⁻1 आता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस चीज़ को 10 की, देखो 10⁻5 है यहाँ पे, बीच में प्लस है तो डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते, जब तक ये 10 का जो पावर है सेम नहीं होता तब तक आप ऐड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, 10 का पावर सेम करने के लिए इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, 0.00078, ठीक है, इंटू 10⁻5, ऐसा मैं कर सकता हूँ, समझे। तो अगर इसमें आप ऐड करोगे इसको, तो ये 10⁻5 कॉमन हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड होंगे तो होता है 1.01078, ऐसा कुछ होगा, इंटू 10⁻5 आएगा। तो ये जो प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा हेमिस्फियरिकल बबल बनाने के लिए, वो इतना लगेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर क्या है, ये प्रेशर, तो इतना प्रेशर लगा रहे हो यहाँ से। ठीक है, अब हमको जो बबल है उसके अंदर का प्रेशर अगर निकालना है, तो अब देखो इतना प्रेशर लगा तो मतलब ये बाहर का प्रेशर है। ठीक है, इतना प्रेशर लग रहा है बबल बनने के लिए, इसका मतलब ये बाहर का प्रेशर, ये जो आपने प्रेशर निकाला ना, ये आउटसाइड द बबल का प्रेशर है। ठीक है, अगर इनसाइड द बबल प्रेशर निकालना है तो आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से। तो लेट्स से इनसाइड दी जो आपका हेमिस्फेरिकल बबल बना वो पी आई, इनसाइड दी बबल हम लोग पी आई लेते हैं। तो आपको पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल्स टू पी नॉट, ये वाला पी नॉट कर लो प्लस एच रो जी लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से पी आई आपको ये इनसाइड वाला, ये आउटसाइड जितना आपको प्रेशर लग रहा था, तो पी ओ के बदले आपको ये रखना ऊपर वाला, उतना ही आएगा 1.01, ज़्यादा फर्क नहीं है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके आसपास ही है, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आप जो हवा मारोगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है, प्लस एच रो जी कर दो। ठीक है, अगर आप इसको करोगे एच रो जी, एच आपको पता है ये है ना यार, 8 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 इंटू 9.8, ये करोगे मल्टीप्लाई तो कुछ अराउंड 1.2 इंटू 10⁻5 पास्कल मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर कहाँ का मिला, पिया, ये इनसाइड दी बबल, हेमिस्फेरिक बबल का बाहर का, और ये पीओ कौन सा प्रेशर है, जो आप प्रेशर लगाओगे बाहर से जो प्रेशर दोगे, मतलब आउटसाइड दी बबल का प्रेशर है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, एक्सेस प्रेशर। अब देखो एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पी आई माइनस पी नॉट, यही होगा ना, ये वाला माइनस ये वाला, पी आई माइनस पी नॉट। तो ये अगर आप निकालने जाओगे तो आपको पता है एक्सेस प्रेशर क्या होता है, 2T अपॉन आर, यही होता है 2T अपॉन आर, है ना, हम लोग निकाला था ना ड्रॉप्स इन इसमें बबल्स में। ठीक है, 2T अपॉन आर होता है, बट इन केस ऑफ सोप का बबल रहेगा ना तो 4T अपॉन आर रहता है, बट ये सोप का बबल नहीं है। ठीक है, ये अंदर आओगे तो लिक्विड का बबल बनेगा। ठीक है, तो ये सोप का बबल रहेगा तो ये 40/r हो जाता है, आर यहाँ पर रेडियस रहता है, रेडियस ऑफ द बबल। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं करता हूँ पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू 2T अपॉन आर। तो 2 इंटू टेंशन कितना है, 7.3 इंटू 10⁻2 -2, 7.3 इंटू 10⁻2 -2 अपॉन रेडियस कितना है, ये डायमीटर दिया है 2, तो रेडियस हो जाएगा 2/2 1 इंटू 10⁻2 -3 हो जाएगा 1 इंटू 10⁻2 -3, सॉरी। तो ये होगा 14.6 अपॉन 1 इंटू 10⁻2 ये होगा 10⁻3 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 146। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर कितना मिला, ये प्रेशर तो आपने दोनों का निकाला, बबल के अंदर का भी, ये बबल के अंदर का प्रेशर है पीना, और ये बबल के बाहर जितना आप प्रेशर लगाओगे ऊपर से, कितना फूक मारोगे ना, तो ये 146 पास्कल हो गया। तो ये एक्सेस प्रेशर इतना आ गया 146 पास्कल। तो अभी हम लोग सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के ऊपर सम करते हैं। देखो
असर्शन रीजन करके भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्या बोला है, असर्शन क्या बोला है कि समटाइम्स इंसेक्ट कैन वॉक ऑन वाटर। तो ये जो असर्शन बोला है उसका रीज़न दिया है कि क्यों इंसेक्ट मतलब जो है पानी पे चल सकते हैं। तो उसका रीज़न दिया है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इंडेक्स इज बैलेंस बाय द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सीधी सी बात है, तभी तो चलते हैं ना, मतलब दोनों, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। असर्शन का रीज़न सही है, मतलब जो असर्शन दिया है ना उसका भी रीज़न सही है और रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड आर, assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A। तो यही आएगा ऑप्शन ए। और दूसरा ऑप्शन, वैसे तो आंसर यही आएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा भी रहता है कि दोनों करेक्ट रहता है, स्टेटमेंट दोनों करेक्ट रहता है, बट असर्शन का सही रीजन नहीं रहता है वो कभी कभी, बट इसमें ए सही है। ठीक है, तो आप सेकेंड वाला देखो कि वाटर ड्रॉप्स टेक स्पेरिकल शेप व्हेन फॉलिंग फ्रीली। तो उसका रीजन क्या है, वाटर हैज अ मिनिमम सरफेस टेंशन अमंग ऑल लिक्विड्स। तो ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये सारे एम्स में आए हुए हैं, ठीक 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 करते हैं, ठीक है ना। थर्ड वाला भी एम्स में आया हुआ है। देखो इसमें क्या बोला है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दो वाटर ड्रॉप है, छोटा छोटा दो ड्रॉप है, ठीक है, दोनों का जो रेडियस है वो कितना है 1 mm। तो मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ। वो दोनों कंबाइन हो गए, एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म हुआ। बड़ा ड्रॉप का जो रेडियस रहेगा लेट्स से कैपिटल आर रहेगा, ठीक है, वो हमें पता नहीं है कितना है। फाइंड द एनर्जी चेंज। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारे ड्रॉप से एक ड्रॉप बनता है तो सरफेस एरिया कम होता है। जब सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस एनर्जी भी कम होता है, डिक्रीज होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो जब ये मैं बताया था तो सीधी सी बात है, तो एनर्जी चेंज होगा ही, तो सरफेस एनर्जी बेसिकली आपको निकालना है, ठीक है ना। तो लेट्स से अभी देखो, अभी हम लोग जो मैं फॉर्मूला लिया था ना वर्क डन का, याद है वर्क डन, वो जो सरफेस एनर्जी होता है उसमें कैपिटल आर था, बट इसमें कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, हमें स्मॉल आर पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ड्रॉप है ना उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। देखो सरफेस एरिया क्यों कम होता है, टेंशन की वजह से, क्योंकि अगर ये ड्रॉप कंबाइन हो जाएंगे तो टेंशन बहुत ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू जो जब छोटे छोटे ड्रॉप्स थे। तो टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से अपना एरिया कम कर लेता है। तो लेट्स से इसका वॉल्यूम मैं V1 लेता हूँ बड़े वाले ड्रॉप का, छोटे वाले ड्रॉप, दोनों ड्रॉप का वॉल्यूम V2 लेता हूँ। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना यार, तो V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो जब V1 इज इक्वल टू V2 आपने लिया तो फिर अब क्या होगा, अब ये होगा, अब होगा तांडव, ठीक है। तो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम 2 क्या होगा 2 इंटू, क्योंकि दो ड्रॉप है, इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचेगा देयरफॉर आर कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, ये बचा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो देखो ये हमें कैपिटल आर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ, ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट आप इधर भेज दो, ठीक है। अब हमें वो वर्क डन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, वो आपका सरफेस एनर्जी का ही फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वो वर्क डन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो आपका सरफेस एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी चेंज है। वो क्या बताया था, याद है कुछ, याद है 4 क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर टेंशन एन रेस टू 1/3 - 1, यही बताया था ना। हाँ बस यही फॉर्मूला आपको ना अच्छी, देखो कैपिटल आर बस आपको मिल गया ना, बस आप निकाल सकते हो। तो फिर आपका एनर्जी, ये वर्क डन आपका एनर्जी है बेसिकली। तो 4 इंटू 3.14 आपको करना है, आर का स्क्वायर, देखो ये आर है, ये पूरा टर्म आर है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2r क्यूब द होल स्क्वायर, ये हो गया आर का स्क्वायर। ये टेंशन, ये एन कितना है, एन दो ड्रॉपलेट है ना यहाँ पे, एन मतलब नंबर ऑफ ड्रॉपलेट था, तो 2 1/3 - 1, ठीक है। तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 3.14, तो देखो 12 4 ये होता है 12.56। और ये देखो, ये एक तो स्क्वायर क्यूब रूट है, ठीक है ना, तो 2 के पास भी जाएगा क्यूब रूट, इसके पास आर के पास भी जाएगा क्यूब रूट, प्लस स्क्वायर भी जाएगा। तो देखो ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, पहले मैं 2 को दूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 ऊपर आएगा, क्यूब रूट नीचे आएगा। और अगर आर को दूंगा तो देखो 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, है ना। 2 ये 3 भी आएगा ना, इसके क्यूब रूट भी आएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर। टेंशन आपका कितना वैल्यू है, टेंशन बहुत टेंशन है, 0.1 टेंशन है, ठीक है। तो 0.1 टेंशन है, 2 1/3 मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 2 1/3 0.25 समथिंग, सॉरी 1.25 आएगा समथिंग, ठीक है, -1, ठीक है। तो इसके बाद आप ये देखो, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1.256 आता है,
अब ये देखो 2 का स्क्वायर है मतलब 4 4:1/3 हो गया। अब 4 का क्यूब रूट आपको निकालना है। आर कितना है 1 × 10⁻³ रेडियस है ना, स्मॉल आर, तो होल स्क्वायर है प्लस, और ये माइनस करोगे तो 0.25 बचेगा। इसको आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1.256 तो है ही, और ये 4 का क्यूब रूट कितना होगा, अराउंड कुछ 1.6 आएगा, ठीक है ना। 4 का क्यूब रूट 1.6 आता है। ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये हो गया 10⁻⁶, 3 × 2 = 6, और ये 0.5, ठीक है। तो इसको 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 मल्टीप्लाई करो इंटू 10⁻⁶, तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁶ मिलता है। आंसर है आपका 0.5 तो है। 10⁻⁶ को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, बस ये बेसिकली आपका जूल में आया है, तो 10⁻⁶ के बदले में माइक्रो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 0.5 माइक्रो जूल। तो ऑप्शन देखो एम्स में आया हुआ है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, देखो ये नीट में आया हुआ है, ये आप सॉल्व करो 6th वाला, क्योंकि मैं आगे अभी करना है, बहुत लंबा लंबा हो जाता है लेक्चर, ठीक है ना। ये देखो 6th वाला, इसका सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आएगा। एक्सेस प्रेशर पे ज़्यादा तो सम आता नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं सम। देखो AFMC, ये दोनों सेम ही रहेंगे, ज़्यादातर सेम ही रहते हैं। AFMC मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो आर्मी लोग के लिए मेडिकल कॉलेज होता है, ठीक है ना। आर्म फोर्स में ज़्यादा, ठीक है ना, आर्म फोर्सेस के लिए जो मेडिकल कॉलेज होता है वो AFMC। तो देखो इसमें अ बबल ऑफ 8 mm डायमीटर इज फॉर्म इन द एयर, मतलब समझ गया ना, एक बबल फॉर्म हुआ है, ठीक। तो द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन, सरफेस टेंशन आपका दिया है 39, मतलब ये CGS यूनिट में दिया है सेंटीमीटर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, अरे भाई कुछ नहीं है। तो एक बबल फॉर्म हुआ जो कि जिसका डायमीटर है 8 mm, तो इसका रेडियस कितना होगा, 4 टू अपना डिवाइड बाई 2 करो ना, 4 होगा, 4 mm। इसका मतलब 4 × 10⁻³ mm इस फॉर्म में द सरफेस टेंशन मिल गया, और एक्सेस प्रेशर आपको फाइंड करना है बस। तो एक्सेस प्रेशर आपको पता ही है ना, फॉर्मूला सिंपल है यार, PI - P0, अब बताया था ना। अब ये देखो सोप कौन सा बबल है, सोप बबल है कि कौन सा बबल है, ये सोप बबल, बबल मतलब वही हो गया, सोप बबल ही ज़्यादातर होता है। तो अपना एक्सेस प्रेशर आएगा इज इक्वल्स टू 4 × टेंशन 40/R आता है, सिंपल, वो जो दिया है वो आपको मिल गया। तो 4 × टेंशन कितना 30, रेडियस देखो 9 सेंटीमीटर है ना, तो एक काम करो, ये मीटर में आपने किया ना, इसको सेंटीमीटर कर दो। सेंटीमीटर में करोगे तो इंटू आपको 10⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 4 × 10⁻⁻1 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, और आपका आंसर भी सेंटीमीटर में ही सब दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर दो, ठीक है ना, रेडियस को। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻1, 4 तो कैंसिल है, ये 30 × 10⁻1 मतलब ये हो गया 300, ये आया ऑप्शन बी आंसर। ये 10⁻⁻1 ऊपर आएगा तो 10⁻1 हो जाएगा ना, तो ये 30 × 10 कितना होता है 300, और आपने CGS में ही लिया हुआ है, तो 9/cm², ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी, ठीक। नेक्स्ट अभी देख लो, आप पहला वाला कर सकते हो, तीसरा वाला भी कर सकते हो, ठीक है। आप पॉज करके करो यार, करो, ठीक है। मैं ज़्यादा सम्स तो नहीं कराऊंगा, मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ। सम्स के लिए यार एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लेक्चर अलग से लगेंगे। सम्स आप देख के करो ना यार, इसमें क्या है, कोशिश ट्राई करो, सम्स ज़रूरी है करना। तो अभी हम नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे आते हैं, देखिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैपिलरिटी, ठीक है। तो इसमें देखो ये पहले ही नीट में आया हुआ है, ये भी एक नीट में आया हुआ है, दो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है इधर, ठीक है। तो भैया देखो ऐसा है कि कैसा है कि क्या बताएं कैसा है। इसमें बोला है 3 लिक्विड है, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, समझ गए। जो डेंसिटी 1 पहले लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है, हैविंग द सेम वैल्यू, सरफेस टेंशन तीनों का सेम है, तीनों का सेम हाइट पर है, ठीक है, कैपिलरी में रहेंगे तो तीनों का सेम हाइट पर है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का रिलेशन क्या रहेगा, ओह सही है भाई। तो आपको पता है कि देखो हाइट का जो रहेगा ना, हाइट का रिलेशन 2t cos थीटा, सिंपल क्या था, आर के बदले ए था ना, रेडियस था, तो मैं स्मॉल आर लेता हूँ, हम लोगों ने वहाँ पे ए लिया हुआ था, रेडियस r ρg ये था। तो देखो अब डेंसिटी और थीटा इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो ये रहा डेंसिटी और थीटा, तो ये अगर इधर लेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो कॉस थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, ठीक है ना। इसका मतलब जो थीटा है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रहेगा। कैसे, देखो कॉस 0 क्या होता है, अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होगा 1 होता है। अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होगा, बताओ कॉस 90 विल बी, ठीक है। तो मतलब जब थीटा इंक्रीज हुआ
तो कॉस जो है डिक्रीज हो रहा है, देखो कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से 0 जा रही है, अब थीटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे थीटा जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना, मतलब डेंसिटी जिसका ज़्यादा रहेगा उसका थीटा कम रहेगा, एंगल कम रहेगा, तो आपको थीटा में रिलेशन दिया है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो, अब इसमें बोला है कि राइज, राइज मतलब, अब राइज किस में होता है, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी, एक प्लेन सरफेस बताया था, कॉनकेव बताया था, और कॉन्वेक्स बताया था, है ना। तो इन तीनों में राइज किस में होता है, कॉनकेव में होता है, कॉनकेव सरफेस में होता है ना। अब कॉनकेव वाला जो रहता है उसमें एंगल क्या रहता है, हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं ना, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, तो कॉनकेव वाले में अंदर की तरफ रहता है, ये हो गया, तो एंगल ऑफ अपना कॉन्टेक्ट क्या रहता है, एक्यूट एंगल रहता है ना। और एक्यूट एंगल किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको कैसे देखना पड़ेगा कि इसमें यहाँ पे डेंसिटी 1 इज ग्रेटर देन डेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन डेंसिटी 3, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ ऐसे होना चाहिए, और 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये राइज हो रहा है, इसमें बोला है ना राइज हो रहा है, तो राइज होता है, राइज इसमें कॉनकेव में ही होता है राइज, समझ रहे हो ना, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में आपका फॉल होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद रखो। तो बताओ 0 से 90 के बीच में पहले हम लोग देखते हैं, देखो ये वाला बी वाला कंडीशन दिख रहा है मेरे को, 0 से लेकर 90 तक है ये 0 डिग्री, और ये π/2 मतलब 90, और थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ये कंडीशन आ गया, और ये कंडीशन भी आ गया, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी। देखो ये नीट में आया हुआ है, देखा, देखे ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको समझाया, प्लेन सरफेस, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ये सब आपको याद रखना है, और इसमें प्लेन सरफेस कॉनकेव में एक्यूट एंगल बनता है, पूरा मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना, आप पूरा अच्छे से लिख लेना उसको, ओके। हम लोग ये वाला मैं कंसेप्ट करता हूँ, ये कुछ है नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब देखो ये भी नीट में आया हुआ, इसमें क्या बोला है, द वेटेबिलिटी मतलब गीलापन ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड प्राइमरली ऑन, हाँ किस पे होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताया तो था, किधर है, डी ऑप्शन। अब मैंने बताया था ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ऐसे लीफ पे गिरता है पानी, एक ऐसे रहता है प्लेट पे गिरता है, तो किस में ज़्यादा गीला हुआ, इसमें ज़्यादा गीला होगा ना, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे रहता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्टूज एंगल रहता है, ये एक्यूट एंगल रहता है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ये कितना चिंदी सा पूछा है नीट में, ठीक है। तो यार अभी हम लोग एक देखते हैं, एक और देख लेते हैं, असर्शन डिसर्शन जो कि एम्स में आया हुआ है, इसमें बोला है कि द वाटर राइजेस हायर इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो राइज हो रहा है मतलब कॉनकेव शेप का रहेगा, ठीक है, और एंगल जो रहेगा एक्यूट एंगल रहेगा ऑफ स्मॉल डायमीटर देन इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ लार्ज डायमीटर, हाँ तो मतलब ये बोला है कि ऐसा है, सीधी सी बात है ना, स्मॉल, अभी आपको पता है जो हाइट है राइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, तो जब रेडियस कम रहेगा तभी तो राइज ज़्यादा होगा, तो ये पहला चीज़ वही बोल रहा है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न बोल रहा है कि हाइट थ्रू विच लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्स, अरे वही तो हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर, रेडियस मतलब डायमीटर भी होता है ना, 2, रेडियस को क्या कर सकते हो, d/2 बोल सकते हो, सेम मतलब असर्शन रीजन सेम है, तो उसमें कौन सा है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए। क्या यार कुछ नहीं था, हम लोगों ने जो पढ़ा है सिर्फ वही चीज़ है, ठीक है ना, वही चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मतलब, और जितने हो सके उतने आप सम लगाओ, जितना हो सके उतने सम लगाओ, अगर आपको क्लियर करना है तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड टू आपका मेडिकल फील्ड हो गया या रिलेटेड टू इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड टू कोई भी एंट्रेंस है, बस आपको सम्स लगाना है, कंसेप्ट सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद सम्स लगाओ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में कुछ सम्स नहीं आएंगे वो मैं मानता हूँ, स्टार्टिंग में आप करोगे तो अटकोगे, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे ना धीरे 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 अपने आप आता है, ठीक है। इनिशियल लेवल हमेशा हार्ड होता है, बाद में करते 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 1-2 महीना होगा, फिर आराम से फिर होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें एक ही चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर है यार, बहुत सारे चैप्टर है, तो बहुत सारे चैप्टर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा ना, हर एक चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग मतलब कोई मैकेनिक्स है, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स है, अभी तो और भी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट आएंगे, अलग अलग पार्ट आएंगे, एटम्स मॉलिक्यूल, लाइक बहुत सारे पार्ट है, ठीक है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यार अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, चलो तब तक के लिए गुड बाय।